3 मरीन सोल्जर्स एक मिशन पर जाते हैं, लेकिन एक रहस्यमय गुफा में घुसने के बाद उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उनकी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। फिर 3 साल बाद वही रहस्य एक पुलिस ऑफिसर की लाइफ में लौटता है। पहले तो उसे एक मासूम बच्चे की लाश मिलती है और फिर एक माँ अपने ही बेटे को शेरों के बाड़े में फेंक देती है, जिसके बाद शहर में एक के बाद एक ऐसी ही अजीब अजीब घटनाएं होने लगती है जिनका कोई भी साइंटिफिक जवाब नहीं मिलता। फिर छानबीन करने पर हर सुराग उसी रहस्यमय गुफा की तरफ इशारा करता है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर उस गुफा में ऐसा क्या था? क्या सच में कोई शैतानी ताकत है जो लोगों को अपने कब्जे में ले रही है, या फिर इसके पीछे कोई और ही भयानक सच्चाई छिपी है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी मूवी में मिल जाएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 2010 से, जहां हम इराक के एक रेगिस्तान में 3 अमेरिकन मैरीन सोल्जर्स को देखते हैं जो किसी मिशन के लिए ही इराक आए हैं और रेगिस्तान में अपने दुश्मनों का पीछा कर रहे हैं। फिर उनका पीछा करते करते तीनों मरीन्स कुछ पाम ट्री एरिया में पहुंच जाते हैं। फिर वहां पर वो सोल्जर्स उन पेड़ों के बीच से होते हुए दुश्मनों को ढूंढने लगते हैं। फिर काफी ढूंढने के बाद उनकी नजर एक दुश्मन पर पड़ जाती है जो कि उनसे बचने के लिए भागने की कोशिश कर रहा था। फिर उसको देखकर जिमी नाम का एक सोल्जर अपने दुश्मन की तरफ एक ग्रेनेड फेंक देता है, जिसके ब्लास्ट की वजह से उनका वो दुश्मन मारा जाता है। फिर उसी एरिया की जांच पड़ताल करते वक्त उनको कुछ सीढ़ियां मिलती है जो जमीन के अंदर एक गुफा की तरफ जा रही थी। फिर तीनों मरीन्स बिना कुछ सोचे समझे उसी गुफा में चले जाते हैं। जैसे ही वो तीनों गुफा के अंदर जाते हैं, उन्हें वहां पर बहुत ही अजीब सी बदबू आने लगती है और देखते ही देखते उनका कैमरा और टॉर्च अचानक से बंद हो जाते हैं, जिसके बाद उन सोल्जर्स की चीखें सुनाई देती है। अब इस घटना को पूरे 3 साल बीत जाते हैं, जहां हम एक सर्ची नाम के पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। सर्ची को सड़क पर एक छोटे से बच्चे की डेड बॉडी मिलती है जिसको कोई मरने के लिए छोड़ गया था, और ये देखकर सर्ची को उस बच्चे के लिए काफी ज्यादा दुख होता है। फिर सर्ची अपने साथी ऑफिसर बटलर के साथ गाड़ी में बैठ जाता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। फिर वो दोनों जिमी नाम के एक आदमी के घर में जाते हैं जो एक्स मरीन ऑफिसर था, और ये वही जिमी है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। दरअसल सर्ची को जानकारी मिली थी कि जिमी अपनी वाइफ को मारता पीटता है। फिर सर्ची और बटलर दोनों जिमी के घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर जब वो जिमी की वाइफ का चेहरा देखते हैं तो समझ जाते हैं कि जरूर जिमी ने उसे बहुत मारा है। लेकिन तभी सर्ची की नजर उनके फ्लोर पर पड़े हुए बहुत सारे खरोचों के निशान पर पड़ती है जो कि देखने में काफी अजीब लग रहे थे। फिर जैसे ही सर्ची जिमी को अरेस्ट करने की कोशिश करता है तो जिमी मौका देकर अपने घर से भाग जाता है। फिर सर्ची और बटलर दोनों जिमी को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं और कुछ दूरी पर जाकर जिमी को पकड़ लेते हैं। तभी सर्ची की नजर जिमी के नाखूनों पर पड़ती है जो पूरे तरीके से उखड़े हुए थे और देखने में बहुत ही खराब लग रहे थे, लेकिन सर्ची उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर वो दोनों एक जू में जाते हैं जहां पर एक ऑफिसर सर्ची को बताता है कि जू बंद होने के ठीक बाद एक औरत ने अपने ही 2 साल के बेटे को शेरों के बाड़े में फेंक दिया। बच्चे को तो हमने सही सलामत निकाल लिया है, बस उसे छोटी मोटी चोटें आई हैं, लेकिन उसकी माँ अभी भी गायब है। हमें खबर मिली है कि वो अभी भी जू के अंदर ही कहीं छिपी हुई है। फिर उस ऑफिसर की बात सुनकर सर्ची बटलर और अपने बाकी के ऑफिसर्स के साथ जू में उस औरत की तलाश करने लगता है। तभी हम देखते हैं बटलर उस औरत को ढूंढते हुए भालू वाले बाड़े के काफी करीब आ जाता है। तभी भालू भी उसको देखकर जोर से आवाज निकालने लगता है, जिसके कारण बटलर बहुत ज्यादा डर जाता है। दूसरी तरफ सर्ची भी जू में उस औरत को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी उसको एक जगह पर वो औरत मिल जाती है जो जमीन को पागलों की तरह खुरच रही थी। ये देखकर सर्ची को काफी ज्यादा अजीब लगता है, जिसके बाद सर्ची उस औरत को एक सेफ जगह पर बिठा देता है, लेकिन वो गौर करता है कि वो औरत बिना रुके पागलों की तरह बड़बड़ा रही है। फिर वो उस औरत से उसके बच्चे के बारे में भी पूछता है, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देती। तभी सर्ची की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो रात में भी जू की दीवारों को पेंट करने का काम कर रहा था। फिर जैसे ही सर्ची की नजर उस आदमी के चेहरे पर जाती है तो देखने में वो आदमी बहुत ही डरावना लग रहा था। फिर सर्ची उस आदमी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी सर्ची की बात का जवाब दिए बिना ही वहां से जाने लगता है। अब सबसे अजीब बात तो ये थी कि वो आदमी शेरों के बाड़े के अंदर खड़ा था और फिर भी अभी तक किसी भी शेर ने उस पर अटैक नहीं किया। फिर ये देखकर सर्ची भी उस आदमी को पकड़ने के लिए शेरों के बाड़े में घुस जाता है, लेकिन वहां पर उसकी मुलाकात उस आदमी से तो नहीं होती, लेकिन काफी सारे शेरों से हो जाती है
जिनको देखकर सर्ची बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अगर सर्ची ने एक भी गलती की तो शेर उसे कच्चा खा जाएंगे। फिर जैसे तैसे सर्ची शेरों के बाड़े से बाहर आ जाता है। तभी एक शेर सर्ची पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ऐन मौके पर गार्ड शेर के दरवाजे को बंद कर देते हैं, जिसके कारण सर्ची की जान बच जाती है। फिर नेक्स्ट डे जब सर्ची और बटलर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो वहां पर वो उसी पागल औरत को देखते हैं जिसने कल रात अपने बच्चे को शेरों के बाड़े में फेंक दिया था। दरअसल इस औरत का नाम था जेन। तभी सर्ची की मुलाकात फादर मेंडोजा से होती है, जिसको जेन के परिवार वालों ने जेन का इलाज करने के लिए भेजा था, क्योंकि उन्हें लगता है कि जेन को डिमोन ने पोजेस कर लिया है। तभी कुछ देर बाद जब सर्ची अपने साथियों के साथ अपने ऑफिस में था तो एक ऑफिसर सर्ची को बताता है कि बार बार एक औरत हमें कॉल कर रही है और बता रही है कि उसने अपने बेसमेंट में अपने डैड की आवाज सुनी, जबकि वो 6 साल पहले ही मर चुके हैं। अब बाकी के ऑफिसर्स तो उस औरत की बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते, लेकिन सर्ची बटलर के साथ उस औरत के घर पर पहुंच जाता है, जहां वो अपने पति और बेटे के साथ रहती है। फैमिली के लोग बताते हैं कि जब से हमारे बेसमेंट में पेंट हुआ है तब से ही हमारे घर में अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। कभी हमारे घर के बल्ब खराब हो जाते हैं तो कभी कुछ और जब हमने मोमबत्ती जलाकर रोशनी करने की कोशिश की तो वो भी जल ही नहीं रही थी। अब सर्ची को उनकी बात सुनकर काफी ज्यादा अजीब लगता है। फिर सर्ची एक टॉर्च लेकर बेसमेंट में चला जाता है, जहां उसे बहुत ही गंदी बदबू आने लगती है। इस वक्त सर्ची के साथ बटलर भी बेसमेंट में आया हुआ था, लेकिन वो इस गंदी बदबू को ज्यादा झेल नहीं पाता और जल्दी ही बेसमेंट से बाहर चला जाता है। तभी बटलर के बेसमेंट से जाने के बाद सर्ची को वहां पर एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है, जिसके पास वाली दीवार पर व्हाइट पेंट किया हुआ था। फिर सर्ची वापस से फैमिली के पास आता है और उनको उस मरे हुए आदमी की आईडी दिखाता है, जिसका नाम ग्रिग्स था। फिर घर का ओनर सर्ची को बताता है कि ग्रिग्स और जिमी नाम के 2 आदमी हमारे बेसमेंट में पेंट करने के लिए आए थे। फिर सर्ची उसकी आईडी से उसके घर का पता लगा लेता है, जिसके बाद वो अपने ऑफिसर के साथ ग्रिग्स के घर पहुंच जाता है। फिर जैसे ही सर्ची और उसकी टीम ग्रिग्स के घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं घर के अंदर बहुत ही ज्यादा गंदगी है और ग्रिग्स ने अपने घर की एक दीवार को बहुत ही अजीब तरीके से ढक रखा है। फिर सर्ची को वहां पर उसकी वाइफ और बेटे के साथ एक फोटो मिलती है, जिसको देखकर सर्ची समझ जाता है कि जेन ही सर्ची की वाइफ है। तभी कुछ देर बाद सर्ची को ग्रिग्स की एक और फोटो मिलती है, जिसमें उसने मरीन की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और उसके साथ जिमी और सेंटिनो नाम के 2 ऑफिसर भी थे, जिनमें से जिमी वही है जिसको सर्ची ने अपनी वाइफ को मारने के जुर्म में पकड़ा था। और ग्रिग्स और सेंटिनो दोनों जिमी के साथ इराक वाले मिशन पर गए थे। और इतना ही नहीं, सर्ची ये भी समझ जाता है कि जरूर सेंटिनो वही पेंटर होगा जिसको उसने जू में देखा था। फिर सर्ची अपने साथियों के साथ ग्रिग्स के घर के और अंदर जाने लगता है, जहां पर उसको एक मरी हुई बिल्ली मिलती है, जिसको किसी ने क्रॉस के ऊपर बड़ी ही बेरहमी से टांगा हुआ था। फिर सर्ची अपना काम पूरा करने के बाद वापिस अपने घर आ जाता है, जहां हम उसकी वाइफ जेन और बेटी क्रिस्टीना को देखते हैं। तभी सर्ची की वाइफ उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूं, और ये बात सुनकर सर्ची बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन सर्ची की वाइफ इस बात से ज्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि सर्ची अपने काम में बहुत ही ज्यादा बिजी रहता है और जेन को सही से टाइम नहीं दे पा रहा। फिर अपनी वाइफ की बातें सुनकर सर्ची कहता है कि अब से मैं अपना सारा काम जल्दी निपटाकर जल्दी घर आने की ट्राई करूंगा। तभी नेक्स्ट डे जब सर्ची ऑफिस जाता है तो वहां पर उससे मिलने के लिए फादर मेंडोजा आते हैं और सर्ची से कहते हैं कि मुझे उस दिन जू वाली सीसीटीवी फुटेज देखनी है। फिर वो सर्ची को ये भी बताते हैं कि मुझे लगता है कि जेन पागल नहीं है, बल्कि वो किसी डीमन के कब्जे में है। लेकिन सर्ची तो गॉड में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, इसलिए उसको मेंडोजा की डिमोन वाली बात पर भी यकीन नहीं होता। फिर सर्ची बटलर के पास जाता है तो बटलर सर्ची को बताता है कि ग्रिग्स की मौत के वक्त सेंटिनो उसी के पास था और जू में भी सेंटिनो जेन के पास था, यानी कि इन दोनों घटनाओं के पीछे कोई ना कोई तो लिंक जरूर है। फिर सर्ची और बटलर जू की वीडियो फुटेज देखने लगते हैं। सर्ची देखता है कि उस दिन जेन अपने बेटे को लेकर जू गई थी, जहां पर सेंटिनो भी जेन को देखते ही उसके पास आ जाता है। लेकिन फिर वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं, जिसके बाद देखते ही देखते जेन अपने बेटे को शेरों वाले बाड़े में फेंक देती है।
फिर इस घटना के बाद सेंटिनो दोबारा से दीवार के पास जाकर पेंट करने लगता है। तभी सर्ची देखता है कि दीवार पर अजीब अजीब से सिंबल बने हुए हैं जिन पर सेंटिनो पेंट कर रहा था। फिर सेंटिनो शेरों वाले बाड़े के पास जाकर उसका दरवाजा खोल देता है, लेकिन सर्ची को हैरानी तब होती है जब शेर ने सेंटिनो के ऊपर हमला ही नहीं किया बल्कि आराम से उसके पास से निकल गया। तभी सर्ची को सीसीटीवी फुटेज में अचानक एक आदमी की फोटो दिखाई देती है जिसके चेहरे पर बहुत सारा खून लगा हुआ था और साथ में उस वीडियो में बहुत ही डरावनी आवाजें सुनाई देती है जो कि बटलर को तो सुनाई ही नहीं देती और ना ही उसको सीसीटीवी फुटेज में वो खून से लथपथ आदमी दिखाई देता है। ये बात सर्ची को बहुत ही अजीब लगती है। फिर काम खत्म होने के बाद सर्ची अपने घर वापस आ जाता है और देखता है कि उसकी बेटी क्रिस्टीना बहुत ही ज्यादा शरारत कर रही है, जिस वजह से सर्ची उसको डांट देता है। फिर सर्ची की डांट सुनकर क्रिस्टीना उससे नाराज हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है। तभी सर्ची के पास उसकी वाइफ जेन आती है और वो सर्ची से कहती है कि आज तुम्हें क्या हो गया है, तुमने पहले कभी भी अपनी बेटी को इस तरह से नहीं डांटा। फिर अपनी वाइफ की बात सुनकर सर्ची उसे बताता है कि मैं पिछले कुछ दिनों से मेरे काम को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूँ, शायद ये सब उसी की वजह से हो रहा है। फिर नेक्स्ट डे सर्ची दोबारा से जिमी के घर पर जाता है और जिमी की वाइफ से सेंटिनो और ग्रिग्स के बारे में पूछता है। फिर जिमी की वाइफ बताती है कि ग्रिग्स और सेंटिनो ने मिलकर एक पेंट कंपनी खोली थी, जिसके बाद जिमी ने भी उनसे अपना ऑफिस और बेसमेंट पेंट करवाया था। जिमी की वाइफ ये भी बताती है कि जब से जिमी इराक से वापस आया है तब से ही वो बहुत अजीब अजीब बर्ताव करने लगा है। एक बार मैंने उसको सड़क को खरोचते हुए देखा जिसके कारण उसके सभी नाखूनों से खून आने लगा। फिर सर्ची जिमी का ऑफिस देखने के लिए जाता है। ऑफिस में जाते ही सर्ची ग्रिग्स और सेंटिनो के किए हुए पेंट को एक चाकू की मदद से उतारना शुरू कर देता है। फिर जैसे ही सारा पेंट उतरता है उसे दीवार पर ठीक वैसे ही सिंबल मिलते हैं जैसे उसको जू की दीवार पर दिखे थे जिन्हें सेंटिनो ने पेंट कर रखा था। अब सर्ची को यकीन हो जाता है कि सच में वो किसी डीमोन के साथ डील कर रहा है। तभी हम सर्ची की बेटी को देखते हैं जो अपने रूम में सो रही थी। तभी क्रिस्टीना को भी फ्लोर खरोचने की आवाज सुनाई देती है जिसको सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा डर जाती है। दूसरी तरफ सर्ची भी बड़े ही ध्यान से उन डीमोन वाले सिंबल को देख रहा था, लेकिन तभी अचानक से वहां की लाइट चली जाती है और ऐन मौके पर जिमी आकर सर्ची पर हमला कर देता है। फिर सर्ची किसी तरीके से जिमी से बचने की कोशिश करता है, लेकिन जिमी दोबारा से खिड़की तोड़कर अपने घर से भाग जाता है। फिर जिमी के जाने के बाद सर्ची उसकी इराक वाली वीडियो देखता है। वो वीडियो जब वो गुफा में गए थे। सर्ची देखता है कि जैसे ही जिमी, सेंटिनो और ग्रिग्स गुफा के अंदर गए तो उसी वक्त उनके कैमरास और लाइट बंद हो गई और फिर तीनों ही जोर जोर से चिल्लाने लगे। तभी थोड़ी देर बाद लाइट और कैमरा दोबारा से शुरू हो गए, लेकिन इस बार सेंटिनो काफी ज्यादा अजीब बर्ताव करने लगा जैसे उसको किसी डीमोन ने पोजेस कर लिया हो। तभी वीडियो में सर्ची को गुफा के अंदर भी ठीक वैसे ही सिंबल दिखाई देते हैं जैसे उसको जू और जिमी के घर में दिखाई दिए थे। फिर सर्ची दोबारा से ग्रिग्स के घर पर जाता है। फिर जैसे ही वो उस दीवार पर से पेंट उतारता है तो वहां पर भी सर्ची को ठीक वैसे ही सिंबल मिलते हैं जिनकी वो फोटो खींच लेता है। फिर जिमी जेन से मिलने के लिए मेंटल हॉस्पिटल में आ जाता है और वहां पर उसको फादर मेंटोजा भी मिलते हैं। फिर सर्ची जेन से सेंटिनो के बारे में पूछने लगता है। फिर जैसे ही जेन सेंटिनो का नाम सुनती है तो वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है और गुस्से में कहने लगती है कि तुम सब मरने वाले हो। फिर जैसे ही सर्ची उसको सिंबल की फोटो दिखाता है तो पहले तो जेन बिल्कुल शांत हो जाती है जैसे वो इन सिंबल के बारे में कुछ जानती हो, लेकिन फिर अचानक से वो सर्ची के हाथ पर काट लेती है और ये देखकर फादर मेंटोजा कुछ मंत्र वगैरह पढ़कर जेन को शांत करवाने की कोशिश करते हैं। फिर सर्ची फादर से उन सिंबल्स के बारे में पूछता है। पहले तो फादर उन सिंबल को बड़े ही ध्यान से देखते हैं और फिर बताते हैं कि ये सिंबल किसी तरह का गेटवे है जो डीमन की दुनिया को हमारी दुनिया से जोड़ने का काम करता है। फिर फादर मेंटोजा सर्ची को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनाता है जिसके अंदर एक लड़की की आवाज थी जिसको डीमोन ने पोजेस कर लिया था। सर्ची सुनता है कि पहले तो उस लड़की की आवाज आ रही थी, लेकिन देखते ही देखते वो आवाज डीमोन की आवाज में बदल जाती है। फिर उस ऑडियो को सुनने के बाद सर्ची को डीमोन पर पूरे तरीके से विश्वास हो जाता है। फिर सर्ची फादर को बताता है कि पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ भी अजीब चीजें हो रही है, मुझे भी कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी है। फिर ये बात सुनकर फादर कहते हैं शायद डीमोन का अगला निशाना तुम हो, इसलिए वो तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। अब इस बात से एक बात तो साफ हो जाती है कि सबसे पहले डीमोन ने सेंटिनो को पोजेस किया था और जब से सेंटिनो उस गुफा से वापस आया है तब से ही वो उन सिंबल की हेल्प से अलग अलग लोगों को पोजेस कर रहा है। यानी कि अगर उन्होंने सेंटिनो को नहीं रोका तो डीमोन बहुत सारे लोगों को पोजेस कर लेगा।
फिर रात होते ही सर्ची अपने घर वापस आ जाता है, लेकिन तभी उसकी वाइफ उसे बताती है कि हमारी बेटी पूरी रात सो नहीं रही क्योंकि उसको अपने कमरे में कुछ खरोंचने की आवाज सुनाई देती है। फिर जैन की बात सुनते ही सर्ची जल्दी से अपनी बेटी के रूम में जाता है और देखता है कि क्रिस्टीना इस वक्त सो रही है। फिर वो पूरे रूम को बहुत ही अच्छे से चेक करता है, लेकिन उसको वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। फिर जैसे ही सर्ची शीशे के सामने जाता है तो उसको शीशे के अंदर कोई एंटिटी दिखाई देती है, जिसको देखकर सर्ची एकदम से काफी ज्यादा डर जाता है। फिर जब वो मिरर में दोबारा देखता है तो इस बार उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। अगले सीन में हम देखते हैं मेंटल हॉस्पिटल में जब एक नर्स जेन को खाना देने के लिए जाती है तो इसी बात का फायदा उठाकर जेन उस नर्स को मार देती है और फिर अपने सेल से बाहर निकल जाती है। दरअसल जेन इस वक्त पूरे तरीके से डीमन की ही पोजीशन में है। फिर नेक्स्ट डे सर्ची फादर मेंडोजा को जू की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और उस फुटेज को देखकर फादर मेंडोजा सर्ची से कहता है कि जेन भी इसी सिंबल को देखकर पोजेस हुई थी और फिर उसने अपने ही बच्चे को मारने की कोशिश की। तभी इसी दौरान सर्ची को दोबारा से वही एंटिटी दिखाई देती है, लेकिन फादर मेंडोजा को कुछ भी दिखाई नहीं देता। इतने में उसके पास बटलर भी आ जाता है और फादर और सर्ची को बताता है कि मुझे सेंटिनो के घर का एड्रेस मिल गया है और ये जानकर सर्ची काफी ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ क्रिस्टीना अपने रूम में खेल रही थी, लेकिन तभी उसको दोबारा से अपने रूम में खुरचने की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसको सुनकर क्रिस्टीना बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर वो जल्दी से अपने रूम से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त डिमोन उसके रूम का दरवाजा बंद कर देता है और ये देखकर क्रिस्टीना और भी ज्यादा घबरा जाती है। फिर वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ जल्दी से उसके कमरे में आ जाती है और फिर क्रिस्टीना को जल्दी से उस रूम से बाहर भी निकाल कर ले जाती है। फिर क्रिस्टीना अपनी मॉम के गले लगकर बहुत ज्यादा रोती है। दूसरी तरफ सर्ची और बटलर दोनों सेंटिनो के घर के बाहर पहुंच गए थे और फिर वो सेंटिनो के घर के अंदर भी चले जाते हैं। फिर वो दोनों पूरे घर में सेंटिनो को ढूंढना शुरू कर देते हैं और काफी ढूंढने के बाद सेंटिनो उनको एक लिफ्ट के अंदर दिखाई देता है, जिसका दरवाजा एकदम से बंद हो जाता है। फिर सर्ची समझ जाता है कि सेंटिनो दोनों को चकमा देने की कोशिश कर रहा है और ये देखकर सर्ची और बटलर अलग अलग जाकर सेंटिनो को पूरी बिल्डिंग में ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी सर्ची तो सेंटिनो को ढूंढते ढूंढते बिल्डिंग की पाइपलाइन एरिया में आ जाता है, जहां उसको सेंटिनो के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो सेंटिनो नहीं बल्कि उसके अंदर का डिमोन था, जिसकी आवाज सर्ची को सुनाई दे रही थी। फिर वो समझ जाता है कि जरूर सेंटिनो उसके आसपास ही होगा। तभी सर्ची को पियानो बजने की आवाज सुनाई देती है। फिर जैसे ही सर्ची आवाज का पीछा करते करते पियानो तक पहुंचता है तो देखता है कोई ना दिखाई देने वाली शक्ति पियानो को बजा रही है और ये देखकर सर्ची बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी अचानक उसके पीछे सेंटिनो आ जाता है और जैसे ही सर्ची की नजर सेंटिनो पर पड़ती है तो एकदम से जिमी वहां पर आ जाता है और सर्ची पर अटैक कर देता है। फिर सेंटिनो मौका देखकर वहां से चला जाता है, जिसके जाने के बाद जिमी सर्ची का गला घोटकर उसको मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन समय रहते वहां पर फादर मेंडोजा आ जाते हैं और जिमी के माथे पर क्रॉस लगाकर कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने लगते हैं, जिस वजह से डीमोन जिमी की बॉडी को छोड़ देता है और फिर जिमी सर्ची को भी छोड़ देता है। दूसरी तरफ बटलर अभी भी सेंटिनो को ढूंढ रहा था। तभी उसके सामने सेंटिनो आ जाता है और दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। अब सेंटिनो के पास कुल्हाड़ी देखकर बटलर अपने पास रखे चाकुओं को निकाल लेता है और फिर सेंटिनो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन डीमोन कैसे किसी नॉर्मल इंसान से हार सकता है, बल्कि वो तो धीरे धीरे बटलर पर हावी होने लगता है, जिस वजह से वो डीमन अपनी कुल्हाड़ी से बटलर को मौत की नींद सुला देता है। तभी सर्ची भी बटलर के पास पहुंच जाता है और जैसे ही वो देखता है कि बटलर मर गया है, ये देखकर सर्ची को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि बटलर उसका बहुत अच्छा दोस्त था। तभी फादर मेंडोजा सर्ची के पास आते हैं और कहते हैं कि जब तक तुम अपनी बुरी यादों को एक्सेप्ट नहीं कर लेते या फिर उनको किसी के सामने कन्फेस नहीं कर लेते, तब तक तुम इस डिमोन से कभी भी जीत नहीं पाओगे। फिर फादर मेंडोजा की बात सुनकर सर्ची उसको अपनी एक बुरी याद बताता है कि आज से कुछ साल पहले हमारे पास एक ऐसे आदमी का केस आया था जो छोटी बच्चियों के साथ गलत काम करके उन्हें मार डालता था। फिर एक दिन मैं मेरी वाइफ के साथ एक स्टोर से निकला और तभी मुझे सामने कुछ लोगों की भीड़ दिखाई दी। फिर जैसे ही मैं उनके पास गया, मैंने देखा कि उस किलर ने एक और छोटी बच्ची का फायदा उठाकर उसे मार डाला। ये देखकर मेरा खून खोल उठा, लेकिन तभी मेरी नजर उस किलर पर भी पड़ गई जो भीड़ के बीच में ही खड़ा था। मुझे देखकर वो किलर भागने लगा, लेकिन मैंने भी उसका पीछा करके उसको पकड़ लिया। फिर मैंने गुस्से में आकर उसको इतना मारा कि उसकी मौत हो गई।
जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे उसे मारना नहीं चाहिए था, बल्कि कानून के हवाले करना चाहिए था। अब सर्ची ने अपनी की हुई गलती को मेंडोजा के सामने कन्फेस कर लिया था। इसका मतलब ये था कि अब वो डिमोन सर्ची को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। फिर सर्ची अपनी गाड़ी लेकर अपने घर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी के ऊपर जेन आकर गिरती है। फिर जैसे ही सर्ची अपनी गाड़ी से बाहर आता है तो वो देखता है कि ऊपर से नीचे गिरने की वजह से जेन की भी बहुत ही बेरहमी से मौत हो गई। तभी सर्ची के पास जेन की कॉल आती है और उस फोन पर जेन की जगह सेंटिनो बात कर रहा था। फिर सेंटिनो सर्ची को बताता है कि इस समय मैं तुम्हारे घर पर हूँ। ये बात सुनते ही सर्ची को अपनी फैमिली की बहुत चिंता होने लगती है। फिर वो जल्दी से जल्दी गाड़ी लेकर अपने घर पर पहुंच जाता है और जैसे ही घर के अंदर जाता है तो अपने ठीक सामने वो सेंटिनो को देखता है। फिर सर्ची सेंटिनो से अपनी वाइफ और अपनी बेटी के बारे में पूछता है, लेकिन सेंटिनो तो उसको जेन और क्रिस्टीना के बारे में कुछ भी नहीं बताता। इतने में सर्ची के बाकी ऑफिसर्स भी वहां पर आ जाते हैं, जो सेंटिनो को गिरफ्तार करके वहां से ले जाते हैं। फिर सर्ची फादर मेंडोजा को साथ लेकर सेंटिनो के पास जाता है, जिसको कि एक रूम के अंदर बांध कर रखा हुआ था। फिर फादर सर्ची को कहता है कि हमें अभी की अभी सेंटिनो का एक्सोरिज्म करना होगा, और सर्ची भी इस बात के लिए मान जाता है। फिर सर्ची भी फादर के साथ मिलकर उनके बताए हुए मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है, जिस वजह से डिमोन अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है और देखते ही देखते सेंटिनो अपने ही पैर के मांस को खाने लगता है। लेकिन सर्ची उसको ऐसा करने से रोक लेता है, जिसके बाद दोनों दोबारा से मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी सेंटिनो चिल्लाता हुआ एकदम से शांत हो जाता है और उसका सर फटने लगता है और उसमें से काफी खून भी बहने लगता है। ये देखकर फादर सर्ची को बताता है कि इस समय डिमोन ऐसी स्टेज में पहुंच गया है जहां पर वो हमारे सभी सवालों का जवाब देगा। फिर फादर डिमोन से कहता है कि मुझे तुम्हारा असली नाम जानना है। फादर की बात सुनकर डिमोन फादर को कमजोर करने के लिए उनकी कुछ पुरानी यादें उन्हें बताने लगता है, जिनको सुनकर फादर काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाते हैं। फिर ये देखकर सर्ची फादर को संभालता है और कहता है कि डीमन तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। फादर भी सर्ची की बात को समझ जाते हैं और फिर दोबारा से जोर देकर डिमोन से उसका नाम पूछते हैं। इस बार डिमोन अपना नाम जंगलर बताता है और जैसे ही डिमोन अपना नाम बताता है उसी वक्त उस रूम की सारी खिड़कियां टूट जाती है। यह देखकर फादर सर्ची से कहता है कि अब ये डिमोन अपनी लास्ट स्टेज में पहुंच गया है, जिसमें अब ये हमें अपनी सारी शक्ति दिखाने की कोशिश करेगा। फिर फादर उसके माथे पर क्रॉस लगाकर दोबारा से मंत्र पढ़ने लगते हैं और जैसे ही मंत्र शुरू होता है सेंटिनो काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी एकदम से सेंटिनो शांत हो जाता है और फादर के हाथ से उसका क्रॉस लेकर अपने पास रख लेता है। सेंटिनो को देखकर फादर मेंटोजा समझ जाते हैं कि डिमोन ने सेंटिनो की बॉडी को छोड़ दिया है। फिर सर्ची जल्दी से सेंटिनो से पूछता है कि तुमने मेरी वाइफ और मेरी बेटी को कहां पर छुपाया। फिर सेंटिनो सर्ची को उस जगह के बारे में बता देता है जहां पर उसने सर्ची की वाइफ और बेटी को छुपाया था। तभी सर्ची बिना देरी किए जल्दी सी अपनी फैमिली के पास पहुंच जाता है और उनको बचा लेता है। फिर वो तीनों एक दूसरे के गले से लग जाते हैं, क्योंकि अब इस डिमोन वाला किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया था। अब इस घटना को 1 साल बीत जाता है और हम देखते हैं कि अब सर्ची के घर पर एक और बच्चे ने जन्म ले लिया है, जिसका आज बैप्टिज्म रिचुअल है, जो कि कोई और नहीं बल्कि फादर मेंडोजा ही कर रहे हैं। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बाकी हाइप तो आप कर ही दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।